हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज ठंड बहुत है, रज़ाई में ही रहिए, बाहर मत निकलिए। बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड का असर आपको समझ में आ भी रहा होगा। और समय समय पर रज़ाई में से अपना अपना चेहरा बाहर निकालते रहिएगा, सांस आती जाती रहे। ठीक है, चलिए तो आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस के इस सफ़र को आगे लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पीछे कई सारे सेशन हम लोग कर चुके हैं और आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रैक्टिस आप पर डे जारी रखिए। कभी कभी जो होता है क्लास मिस हो जाती है, वो किसी वजह से हो जाती है, लेकिन पर डे चलती रहेगी। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, आप चाहे रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों, या फिर एनटीपीसी का मेंस देने वाले स्टूडेंट्स हों, सबके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ज़्यादातर अभी जो सवाल हम लगा रहे हैं वो ईजी से मॉडरेट की तरफ चल रहे हैं। ठीक, तो डिफ़िकल्ट लेवल नहीं करेंगे, वो लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम करीब होगा तब वैसे सवाल लगा लेंगे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी मेंस के एग्ज़ाम में सवालों का मॉडरेट से कुछ लेवल ऊपर होगा थोड़ा सा, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम है। तो 70 नंबर आपका रीजनिंग और मैथ का पोर्शन कवर करेगा, और बाकी फरवरी महीने में होने वाली रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तैयारी करते रहें, बढ़ते रहें। और जल्दी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन सुबह स्टार्ट करेंगे। टाइपिंग का काम चल रहा है, क्वेश्चंस जैसे ही इकट्ठे होते हैं क्लास शुरू हो जाएगी आपकी। तो रीजनिंग के लिए अगर आप सीसैट की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरआरबी एनटीपीसी देना है, या अभी यूपी में चल रहे एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम वीडियो के लिए भी आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग बेनिफिट रहेगी, एक्सेप्ट टू बैंक। ठीक है, बैंक को छोड़कर बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी, तो सबके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो पहला सवाल लेते हैं, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कौन सा आ रहा है भाई, पहले देखें। हाँ, पहला सवाल लगाते हैं। हाँ जी, देखिए पहला सवाल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और पढ़िए और बनाने की पहले कोशिश कीजिए। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार हैं। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कुल कामगारों की संख्या कितनी है? ठीक है, देयर इज वन फीमेल वर्कर आउट ऑफ एवरी 9 इन अ फैक्ट्री। इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 125, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स? ठीक है, तो देखिए, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। अच्छा, 9 में से एक महिला कामगार है, तो 9 में से अगर एक महिला कामगार हुई तो एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू हो गई 125। तो फिर हमसे पूछा है तो कामगारों की कुल संख्या, तो 9 की वैल्यू निकाल दो आप। तो 125 गुणा 9, तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, हासिल लग गए 2, और 9 एक कम 9, 9 2 11, तो 1125, यानी बी अपने सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बी अपने सवाल का आंसर होगा। चलिए, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको लगाइए। ख़त्म सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल था, है ना।
देखिए कह रहा है ए बराबर बी का 2/3 और बी बराबर सी का 4/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो बताइए। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ए बराबर बी का 2/3, तो सिंपल सी बात है ए रेशियो बी कितना आ जाएगा सर? ए रेशियो बी आ जाएगा 2:3 आ जाएगा ना। 2:3 कितना? 3 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? फिर कह रहा बी सी का 4/5 है, जो बी है वो सी का 4/5 है, तो यहाँ बी से सी का रेशियो कितना आ जाएगा? अगर बी से सी का रेशियो देखा जाए तो बी से सी का रेशियो अपना आ जाएगा कितना? कितना बनेगा? 5 ऊपर, सी का मान 5 और बी का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बी की वैल्यू को बराबर करो। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये बराबर होना चाहिए ना। तो 3 और 4, तो यहाँ 4 से गुणा करा दें और यहाँ कितने से गुणा करा दें? 3 से। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15, यानी 8:12:15 का क्या अनुपात? बी बराबर है, इसलिए बी को बराबर कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का आंसर, तो डी सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसका आंसर बताइए। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? ध्यान से सुनिए। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 13 के बाद 17, 19, 20, 21, 22, 23, 23 के बाद सीधे 29, 29 के बाद 31, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ज़्यादा ले ली हमने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए दिया है फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो पहले 10 प्राइम नंबर का औसत बताना है। तो पहले 10 प्राइम नंबर यही तो हैं अपने। तो पहले 10 प्राइम नंबर यही हैं, इनका एवरेज। तो सबको जोड़ डालो। तो 3, 2, 5, 5, 10, 7, 5, 12, 10, 22, 1, 23, 23, 3, 26, 26, 10, 36, 36, 10, 46, 46 और 7, 53, 53, 10, 63, 63, 63 और 9, 72, 72, 72, 10, 82, 10, 92, 92 और 3, 92, 3, 95 और 95, यानी 95 + 29, 95 + 29, 9, 5, 14 की 4 हासिल 1, 9, 2, 11 और 1, 12, 124/10, यानी 12.4 आएगा। ऑप्शन में नहीं है क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, गलत जोड़ दिया क्या हमने? ये देखो 30 हो गया, 30 और 7, 3, 10, 30, 2, 30, 10, 40, 40 ये हो गया आपका और 40 ये हो गया, 40, 30, 30, 10, 40, 40 और इधर जोड़ लेते 40, 2, 42, 42 और 5, 47 है ना। 42, 5, 2, 7, 47, 47, 10, 57 और 1, 58, 58 तो यहाँ से आ गया। जोड़ने में गड़बड़ हो गई क्या? आंसर नहीं मिल रहा, कहाँ गलती कर दी? ठीक है, 20, 20, 40, 50, 50, 60, 60, 2, 62, 62 और 9, 62 और 9, 71, तो 8 और 1, 9, 7, 5, 12, यहाँ गलती की है, तभी तो नहीं आ रहा था। तो 12.9 होगा अपने सवाल का आंसर, 12.9। ठीक है, तो 12.9 यानी ऑप्शन सी। हटाते हैं, अगला सवाल लेते हैं।
तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लगाइए, पहले खुद से ट्राई करिए, देखिए कितना आंसर आता है फिर। देखिए दिया है 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है। 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा? बात समझिए, 9 पूर्णांक थे पहले, उनका एवरेज 11 है, ठीक है। फिर ये पता चला कि गणना करते समय, मतलब कैलकुलेशन करते समय ये पता चला कि मूलांक 23 को 32 लिखा गया, यानी 32 गलत आ गया, लिखना क्या था 23, ठीक है। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत, तो भैया करना क्या है, 23 को हमें जोड़ना है और 32 को निकाल लेना है, घटा देना है। तो पहले योगफल बना लो। तो ध्यान से समझिए, 9 पूर्णांकों का औसत अगर 11 है तो योगफल कितना हो जाएगा, 11 गुणे 9, है ना। गलती से कौन आया, 32 आया, और सही क्या होना चाहिए था 23, और बटे नया औसत बटे 9, बस आंसर। 11 संख्याओं का औसत 11 गुणे 9, गलती वाला हटा दो आप, 32 को निकाल दो, 23 को ऐड कर दो। तो 32 23 का डिफरेंस कितना, 7, नहीं सॉरी 9, 9, 11 नवा 99, 9 घटेगा 90, 11 नवा 99, 9 घटेगा 90 को 9 से भाग लगाओगे आप, कितना आएगा 10 एवरेज। सवाल खत्म, आंसर ए। बस इतना सा था क्वेश्चन, ठीक है। तो बस इतनी सी थी कहानी। चलिए आगे बढ़े। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाँ जी, क्या है सवाल? एक व्यक्ति को रुपए 160 के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि होती है। देखिए हमें पता है आपको मुसीबत हो रही होगी, जो 90 दे दिया बीच में, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आसान ही है। एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन, अभी 90 को किनारे करते हैं, एक व्यक्ति को 160 रुपए के पेन बेचकर 20% लॉस हुआ, और कितने पेन बेचे, 90। तो सबसे पहले आप 90 पेनों का क्रय मूल्य निकाल लो, सीपी, ठीक है। 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का क्या हो, लाभ हो। तो पहले 90 पेनों का हम सीपी निकाल लेते हैं। तो ध्यान से समझिए, 160 पेन बेचने पे अगर 20% की हानि है, 160 पेन बेचने पे अगर 20% की हानि है, तो आप बताओ परसेंटेज में एसपी कितना है, 80% है ना। 20% का लॉस मतलब 100 से 20% नीचे, यानी बेचा कितने में, 80% पे। तो 80% की वैल्यू आपकी कितनी है, 80% की वैल्यू आपकी कितनी है, 160। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, है ना। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 200। 100% की वैल्यू 200, ये अपना क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और ये कितने पेनों का क्रय मूल्य है, 90 पेन का है, याद रखना, ठीक है। 90 पेन का सीपी है 200 रुपये। अब कह रहा 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाएं, 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 120% का लाभ हो। तो यानी सिंपल सी बात है, 120% का मतलब एसपी, और वो कितना है, 96 रुपीज़, ठीक है। तो 12 अट्ठे 96, तो यानी 100% का मान कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 रुपये, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 200 रुपये सीपी 90 बॉल पेन का है, 200 रुपये क्रय मूल्य 90 पेनों का है,
20 रुपये क्रय मूल्य 9 पेनों का होगा, तो 80 रुपये क्रय मूल्य 36 पेन का होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो बस सवाल खत्म। 200 रुपये क्रय मूल्य 90 पेन का है, तो 20 पेनों का क्रय मूल्य कितना होगा? 9। तो 20 चौका 80, तो 80 कर दिया तो 9 चौके 36 पेन। लो आ गया सवाल का आंसर। है ना आसान सा सवाल, लगा लेंगे। चलिए तो इसको नोट कर लो। फिर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आ गया, और जल्दी से इसका आंसर बताओ। बहुत मुश्किल सवाल नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी से लगाइए, पेन बहुत तेजी के साथ चलाइए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई बोलो। देखिए दिया है, अ सेलर बाई अ रिस्ट वॉच फॉर रेट 225 225 एंड स्पेंड्स रेट 15 ऑन इट्स रिपेयर। इफ ही सेल्स इट फॉर रेट 300 देन व्हाट परसेंटेज प्रॉफिट विल ही मेक। एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है। आप भी मान लो विक्रेता हो, आपने 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदी और उसकी मरम्मत पे 15 रुपये खर्च कर दिए। 225 रुपये लगा के एक घड़ी खरीदी सेकेंड हैंड और 15 रुपये उस पर खर्चा कर दिया और फिर उसे 300 रुपये में बेच दिया, तो कितने परसेंट लाभ कमाया? 225 रुपये की घड़ी खरीदी, 15 रुपये खर्चा किया, 15 रुपये क्या किया? खर्चा किया। तो 225 में 15 जोड़ दोगे 250 हो गया कि नहीं? सॉरी कितना हो गया? 225 में 15 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 240, सॉरी 240 रुपया हो गया कि नहीं? तो 240 रुपये तो आपकी जेब से गया। देखिए इतना ज़्यादा समझाना क्या है, 225 रुपये लगाया और 15 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किया। तो 225 में जब आप 15 जोड़ोगे तो 240 हो गए। तो 240 आपने जेब से लगाया और 300 रुपये में चिपका दिया किसी को। कितना प्रॉफिट कमाया? 60 रुपये का। कितने पे? 240 पे। 60 रुपये का प्रॉफिट हो गया 240 पे। परसेंटेज में कितना होगा? 6 चौके 24, 25% आपने कमा लिया। क्या? लाभ यानी प्रॉफिट। बोलो मेरे भाई, 25% आपने क्या कमा लिया? लाभ। हो गया सवाल। ठीक है, तो ये बिना पिन का सवाल था। चलो धुएं में उड़ा दिया ये सवाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। चलिए ये भी सवाल खत्म हो गया ना। इस सवाल का भी आंसर आ गया। कह रहा रमन के वेतन में इस वर्ष 5% वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपये है तो पिछले वर्ष उसका वेतन रुपए में कितना था? देखिए 5% वृद्धि हो गई। 5% वृद्धि का मतलब 5% का मतलब ही होता है 1 बटा कितना? 20। यानी पहले वेतन 20 था, अभी 20 से कितना हो गया? 21। तो 20 से हो गया 21, और इसी 21 का मान सवाल में दिया 1800 कितना? 6। तो 21 की वैल्यू 1806 है, हमें 20 की वैल्यू बतानी है क्योंकि पिछले वर्ष पूछ रहा है। तो 21 से आप काट दो इसको। 21 पंचे 115 बहुत कम है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ बचा 1 6 बार में। तो 8 गुणे 8 और 6, पहले 8 बार ले गए और फिर 6 बार ले गए। ठीक है, तो 86 गुना इसको कर दो। तो 86 गुना करोगे तो 2 छंग 12 की 2, 2 अट्ठे 16 और 1 1720 रुपये हमारे सवाल का क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ पाए ना। रमन के वेतन में इस वर्ष 5% वृद्धि, यानी जनवरी में और दिसंबर में क्या फर्क आया? सर जनवरी से दिसंबर के बीच में उसका वेतन 5% बढ़ चुका है। 5% बढ़ने का मतलब 20 से 21 हो गया। और कह रहा पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था?
तो पिछले वर्ष कितना था, तो इस वर्ष कितना है पहले ये पता लगाओ, 1806, तो पिछले वर्ष उसका वेतन था 1720। सवाल खत्म। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, लगाइए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ना, लगाइए इसको। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? देखिए, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। तो 2 सब्जेक्ट हैं, 2 डायग्राम बना लो। 2 सब्जेक्ट हैं, 2 डायग्राम बना लो आप, पहला और दूसरा। ये हो गया इंग्लिश के लिए और ये हो गया आपका मैथ के लिए, ठीक है। सबसे पहले वो पार्ट भरते हैं जो कॉमन हो। तो कॉमन पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ना, बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो कह रहा है जबकि 75% दोनों विषय में पास हुए, यानी दोनों ही सब्जेक्ट में 75% स्टूडेंट पास हुए, तो दोनों ही विषय में 75% पास हुए। फिर कह रहा 80% इंग्लिश में। अब खुद आप ध्यान से देखो, इंग्लिश वाला कौन सा, इंग्लिश वाला ये है ना, इंग्लिश वाला ये है, और 80% पास हो रहे हैं उसमें, तो 75 आ चुका है, 5 और लाना बाकी है, 80% हो गए अंग्रेजी में, हो गए ना। फिर कह रहा है 85% गणित में। अब गणित वाला डायग्राम क्या है, ये है, गणित वाला डायग्राम ये है, तो 75% आ चुके हैं, 5% आना और बाकी है, सॉरी 85% है ना, तो 75 आ चुका है, 10% आना और बाकी है, ठीक है। तो ये सब हो गए क्या, पास होने वाले। अच्छा, कितना पास हो गए, अगर देखा जाए तो 80 और 10 90% पास हैं आपके, 90% ये क्या है, पास हैं। तो 10% क्या होंगे, फेल होंगे। क्यों, क्योंकि टोटल 100% होते हैं, टोटल कितने, 100%। तो 90% पास, 10% फेल। तो कह रहा है लेकिन यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल, तो 10% नहीं फेल हैं, कितने फेल हैं, 45। तो कह रहा परीक्षा में कितने बैठे, तो 100% का मान निकाल दो, 10 से गुणा और कर दो, 100 हो जाएगा। यहाँ 10 से गुणा कर दो, 450, और सवाल का आंसर, ठीक है। 450 और सवाल का क्या आंसर आ गया। बोलो भाई, बोलो बोलो, लगा लीजिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, और इसका आंसर हमें जल्दी से चाहिए, तुरंत, एकदम 90 की स्पीड से लगाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है भी, देखने में ही इतना भयानक सा लग रहा है। देखिए, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को निम्नलिखित में किसके बराबर लाना है, आएगा। सारे ऑप्शन देखो मीटर पर सेकंड में है ना, किलोमीटर प्रति घंटे को, जब किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को स्पीड है, मीटर पर सेकंड में लाना होता है, तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, 5/18 से क्या कर देते हैं, गुणा। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाना रहेगा तो उल्टा गुणा करेंगे, 18/5 से। तो यहाँ क्या है, यहाँ है 30.6 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से गुणा करो आप, 5/18 से, तो 18 से कटेगा, 18 एकम 18, 12 बचा, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, 17 पचे 85, एक अंक बाद दशमलव चिपकाओ, मीटर पर सेकेंड सवाल का आंसर, तो 8.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बोलो, अगला क्वेश्चन लें। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
चलिए, आया इसका आंसर? कितना आएगा? देखिए सवाल क्या है, ए 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 55 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज, स्टेट द लेंथ ऑफ ब्रिज। 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकेंड लेती है, पुल की लंबाई बताइए। देखिए रेलगाड़ी का एक कंसेप्ट है, जब रेलगाड़ी अपनी लंबाई की रेलगाड़ी या किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, पार करती है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है खुद की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर, सॉरी, खुद की लंबाई प्लस उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के क्या इक्वल डिस्टेंस चलती है। तो रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई तो चलेगी, साथ ही साथ ब्रिज की भी लंबाई चलेगी, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितनी होगी? 200 प्लस एल मीटर। तो दूरी बराबर लगा दो, दूरी बराबर आप लगा दो चाल गुणे क्या? समय। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी ये हो गई, चाल कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में लिखो आप, क्योंकि ये मीटर में। तो 5/18 से गुणा करेंगे, अभी बताया। और टाइम कितना ले रही है? 55 सेकेंड, ठीक है। तो पुल की लंबाई आ गई 18 दूनी 36, ठीक है। और 55 दूना 110, 110 का 5 गुना करोगे तो 550 मीटर। तो 200 मीटर यहाँ है, 550 मीटर यहाँ है, घटेगा जाके कितना आ जाएगा? 350 मीटर। यही सवाल का क्या है? आंसर, ठीक है। 350 मीटर, यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? आया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लें। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखने भी लगा होगा। हाँ, इसका आंसर बताइएगा। चलिए, देखिए, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। तो देखिए 4 साल में 7% की दर से आपको 28% ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना, प्लस 4 साल में 5% की रेट से आपको 20% ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना। तो टोटल आपका एसआई कितना हो गया? 48% हो गया कि नहीं हो गया? और 48% का मान ही 960 रुपये है। 48% का मान ही कितना है? 960 रुपये है। तो आपसे पूछा है उधार दी गई कुल राशि रुपए में बताइए। तो 48 दूनी 96, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा कितना? 2000। क्यों? क्योंकि टोटल मूलधन आप कितना मान के चलोगे? 100%। और 7% की रेट से 4 साल में जो साधारण ब्याज बनेगा 7 चौके 28% बनेगा। और 5% की रेट से 4 साल में जो साधारण ब्याज बनेगा वो 20% बनेगा। टोटल साधारण ब्याज 48%। लेकिन सवाल में कह रहा है 960, तो 48 दूनी 96, तो 100% का मान 2000 मूलधन। और सवाल का आंसर सी। तो सी आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर। अगला लें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए। इसको मिटा देते हैं और अगले पे आप आंसर बताओ कितना होगा, आंसर कितना होगा।
2 साल, सही है, एकदम सही है। 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएगा? 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे, ये पूछा है आपसे। तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, 800 रुपये CI की रेट से, और रेट क्या है 5%, कह रहा है कितने साल में 882 रुपया होगा। ठीक है, तो बस स्केलिंग फैक्टर निकालो। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है कि कोई मूलधन अपने का कितने गुना हो जाता है, तो 882, ठीक है, और बटे कितना 800, तो इसको काट दिया जाए अगर, तो ये बनेगा 441 बटे कितना 400। ठीक, अगर ये वर्गमूल है तो समय 2 वर्ष आ गया, अगर ये घनमूल होगा तो समय 3 वर्ष आ जाएगा, इसी पे डिपेंड करता है। समझ पाए बात को? तो वर्गमूल ही तो है 21 बटा कितना 40, 21 बटा 40 बनेगा आपका। ठीक है, 21 बटा 40। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ग्राफ से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा निम्नलिखित ग्राफ में 5 व्यक्तियों की जनवरी माह में आय एवं व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय रुपए में कितनी है? अच्छा, ग्राफ में देखिए, जो ब्लू कलर है वो आय है और जो दूसरा कलर है वो आपका व्यय है। ठीक है ना? तो सवाल हमसे ये किया है कि 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय रुपए में कितनी है। तो ये जो ब्लू कलर वाला है, पहला देखिए, पहले व्यक्ति की 5 है ना, तो वो 5,000 में है, लिखा है ना आय 1000 में, तो वो हो गया 5,000। ठीक है, 5,000 आपका, बात समझ पा रहे हो आप मेरी ना? तो वो उसकी हो गई 5,000, प्लस फिर 7.25 है, इसको 1000 से गुणा करोगे तो 7,250 ये हो गई। फिर 5.5 है ना, उसको आप 1000 से गुणा करोगे तो 5500। फिर आपका कितना 8.75, तो 8,750 इसकी हो गई। और फिर 4.25 है तो 4,250 ये हो गई। तो टोटल कितना हो गया, 5 5 10 5 15 हासिल 1, 5 2 7 7 14 15 16 1 17 हासिल 1, 5 7 5 12 12 5 17 17 8 25 25 4 29 और 1 30। तो 30,750 एवरेज पूछा है, तो 5 से भाग लगा दो, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6130 सवाल का क्या आंसर। सॉरी 6100 कितना आएगा, 30 नहीं आएगा, 6150 आएगा। 5 छक्के 30, 5 एकम 5 है ना, 55 25 होना चाहिए, 6150 आएगा एवरेज। ठीक है, अच्छा ये हमने 1000 में क्यों लिखा, क्योंकि आप देखो ना ग्राफ में लिखा है ना उनकी आय 1000 में है, तो वो जो 5 का ग्राफ बढ़ रहा ब्लू कलर का वो 5000, 7.25 का ग्राफ बढ़ रहा है वो 7,250, 5.5 का ग्राफ बढ़ रहा 5,500, इसी तरह से आगे भी है। ठीक है, तो हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। लो जी, नेक्स्ट सवाल फिर आ गया आपका ग्राफ से। कह रहा व्यक्तियों की आय रेंज क्या है। अच्छा देखिए, ये स्टैटिक्स में रेंज और परास निकाला जाता है, परिसर बोल लो आप या परास बोल लो आप, या फिर इंग्लिश में रेंज बोल लो। रेंज ये कैसे निकलता है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान के बीच का अंतर, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेंज क्या है। चलो रेंज देखो, न्यूनतम मान क्या है 4.25, तो 4,250 ये न्यूनतम है। मैक्सिमम कितना है 8.75, तो 8,750, बस अंतर निकाल दो, 0 0 5 और कितना 4, 4500 रेंज है। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, डी आंसर होगा अपने सवाल का।
बोलो भाई, समझ में आया ना? ठीक है, तो आसान था DI। देखिए DI देखने में ही डर लगता है और DI बहुत आसान होती है ना? हाँ, बस जबकि हमने उस पर क्या करी हो, प्रैक्टिस करी हो तब। ठीक है, तो पर डे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन लें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लगाइए। देखिए सवाल में कहा है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो 2 साल पहले 8 सदस्यों के एक परिवार की कुल आयु कितनी होगी? 18 अट्ठे 144 वर्ष। 8 सदस्य थे, टोटल कितने मेंबर थे? 8। फिर कह रहा है एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, लेकिन अब बच्चे ने जन्म लिया, 9 सदस्य हो गए, तो लेकिन औसत आयु अभी भी उतनी है। तो 18 नवा 162 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हमसे कह रहा है औसत आयु उतनी, बच्चे की आयु कितनी है? तो घटा दें अगर, तो अगर घटा दें तो पहले ये 8 लोगों को उठा के यहाँ और ले आओ, है ना। तो 8 लोगों को, तो 1 में 2 की वृद्धि, तो 8 में कितने की वृद्धि? 2-2 साल सब बढ़ जाएंगे। तो 8 दूनी 16 इसमें और ऐड हो जाएगा ना, 16 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 16 और जोड़ दो, तो 16 और जोड़ देंगे, 6 4 10, 4 1 5 और 1 6 और 1, तो 160 वर्तमान में उठा ले भाई। और हमने 16 क्यों जोड़ा? हर सदस्य 2 साल बढ़ेगा ना, है ना, तो इसीलिए 16। तो डिफरेंस कितना? 2 वर्ष का। तो बालक कितने साल का है? तो बालक 2 साल का है। ए ऑप्शन हो गया, खत्म सवाल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 2 साल पहले 8 मेंबर की औसत आयु 18 थी, तो योगफल कितना था? 144 वर्ष था। और एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी एवरेज 18 का ही है, तो 18 नवा 162। लेकिन अब बच्चा कितने साल का है ये कैसे पता करें? तो वो 8 सदस्यों को वर्तमान में लेके चले आओ, तो 2 साल सबको बढ़ना पड़ेगा। 8 है तो 1 पे 2 की वृद्धि, तो 8 पे 16 की 160, तो बच्चा कितने साल का? घटा दो, 2 साल का। ठीक है, तो यही सवाल का आंसर। अगला, अच्छा ख़त्म हो गए, चलिए ख़त्म हो गए इसी के साथ। और आज की क्लास यहीं तक, अब कल फिर से मिलेंगे और बहुत जल्द रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। ठंड बहुत है, सो जाइए, गुड नाइट, बाय बाय।